नमस्कार, मैं यशवीर सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। हमारा जो टॉपिक फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है मराठा राज्य। और मराठा राज्य के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक उनका केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन को समझ लिया था। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं उनके प्रशासन के अन्य भाग जो आपको लिस्ट मैंने बनवाई थी वो हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था से, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आज हमारा हो जाएगा शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था। आपकी हेडिंग है शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट है ना आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट से ना थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग रहती है हम लोगों को, है ना, एक अच्छा सा कुछ कार्य करने का मन करता है, क्लियर। तो शुरुआत करते हैं भू राजस्व व्यवस्था की। सबसे पहले अगर मैं इनकी बात करूं, आधार क्या था, मतलब शिवाजी की जो भू, मतलब समझ गए ना, भू से मतलब भूमि, राजस्व मतलब टैक्स, ठीक है। तो शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था का आधार क्या था, तो इनका आधार था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था का आधार था। अभी एक बात आती है कि आखिर ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या। तो वैसे एक हमारा अगला टॉपिक आएगा इस टॉपिक के समाप्त होने के बाद, ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। तो वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, है ना, और कई सारी व्यवस्थाओं के विषय में मैं आपको बहुत डीपली अच्छे समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझाऊँ रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में, तो ये क्या थी, इसमें ये होता था किसान जो होता था, जो किसान था वो क्या होता था, भूमि का स्वामी। किसान भूमि का स्वामी, मतलब इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी माना जाता था। दूसरा इसमें यह था कि किसान सीधे, है ना, राजस्व जमा करता था। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो शासक वर्ग है ना, और किसान है, उनके मध्य कोई बिचौलिया नहीं था, जैसे जमींदार वगैरह, वो सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो सीधे किसान क्या करेगा, राजस्व जमा करेगा, किसके लिए, मतलब अधिकारियों के लिए। बीच में बिचौलिया नहीं थे, जमींदार हुआ बीच में, वो कुछ पैसे लेगा फिर वो वहाँ जमा करेगा जा करके। तो मिलिटर वाला काम नहीं था, सीधे किसान अपना राजस्व जमा कर सकता था शासक के लिए जा करके। मेरी बात समझ गए। तो ये हो गया इनका आधार। अब बात करें प्रभाव क्या, किसका प्रभाव था इनकी क्या कहते हैं आपके भू राजस्व व्यवस्था पर। जिस प्रकार से प्रशासन पर प्रभाव था इसका मुगलों का और दक्षिण के राज्यों का शिवाजी के, उसी प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था पर जो प्रभाव था तो बच्चा वो था मलिक अंबर का। मलिक अंबर, अब भाई मलिक अंबर कौन है तो आप जानते हो, बता चुका हूं आपको, अहमदनगर राज्य का वजीर था। इसके विषय में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग तीसरे फैक्ट की बात करें इनके विषय में, तो एक नाम आता है अन्नाजी दत्तो। अन्नाजी दत्तो, भाई अन्नाजी दत्तो कौन थे और इनका किस प्रकार से शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था से संबंध है। तो देखो अन्नाजी दत्तो क्या थे, 1669 में, आप पहले समझ लो फिर लिख लेना। 1669 में शिवाजी ने क्या करा था, अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में मराठा राज्य की संपूर्ण भूमि की माप कराई थी। मतलब उसका पूरा मतलब माप कराया था भी कितनी भूमि कैसी है ना, कितनी भूमि उपजाऊ है, कितनी भूमि बंजर है, कितनी भूमि में कृषि हो सकती है, किस पर नहीं हो सकती है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा इन्होंने जब माप कराई थी पूरा, तो इन्होंने क्या 3 श्रेणियों में भूमि को बांटा था, आपका उच्च भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि, ठीक है। तो 3 भूमि कैटेगरी डिवाइड करी और उसी के हिसाब से इन्होंने टैक्स वगैरह वसूला था। तो मेरी बात समझ गए। अब आप लिख दोगे नेक्स्ट इनके तो क्या आगे कि शिवाजी द्वारा 1669 में इनके अधीन संपूर्ण मराठा राज्य की भूमि की पैमाइश कराई गई, ठीक है। ये हो गया इनके विषय में। तो ये पूछा जाता है कि शिवाजी ने किसके द्वारा भूमि की पैमाइश करवाई थी, अन्नाजी दत्तो के द्वारा भूमि की पैमाइश करवाई थी, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ें, इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ठीक है। भूमि की पैमाइश हो गई, आधार हो गया। अब जब भी, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, एक पॉइंट लिख लो आप नेक्स्ट, मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे ही कि कर का निर्धारण
कर का निर्धारण भूमि की पैमाइश कराकर किया गया। कर का निर्धारण भूमि की पैमाइश कराकर किया गया, अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि भूमि को मापा गया, उसके आधार पर टैक्स लिया जाता था। अब एक बात ये आती है कि भूमि का माप कैसे होते थी, है ना। तो भूमि माप का आधार, आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भूमि माप का आधार, कि भाई आखिर भूमि माप का आधार था क्या, किस प्रकार से भूमि को मापा जाता था। तो एक पद्धति थी, उसको बोलते थे जरीब। क्या बोलते थे? जरीब। और जो मराठा राज्य में इसको बोलते थे आपका क्या कहते हैं, काठी। जरीब को क्या बोलते थे मराठा राज्य में? काठी। तो जरीब अथवा काठी के द्वारा भूमि को मापा जाता था। विभिन्न एग्जाम में समानता ये भी पूछा जाता है जरीब क्या है, तो आप कहोगे जरीब जो है भूमि मापने की इकाई है, एक यूनिट है जिसके द्वारा भूमि क्या होती है, मापी जाती है। ठीक है। अभी जरीब या काठी क्या था, तो इसके बारे में कहा जाता है जैसे कि आप 5 हाथ लंबाई, जैसा अपने हाथ होता है इस प्रकार से 5 हाथ, है ना। तो आप क्या करो, 5 हाथ प्लस 5 मुट्ठी की जो लंबाई बनेगी वो बराबर होती थी किसके? एक जरीब के। अर्थात 5 हाथ और 5 मुट्ठी की लंबाई जो बनती थी वो एक जरीब कहलाती थी। और इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई अगर ये 20 जरीब और ये भी 20 जरीब, कुल मिलाकर के ये बनता था आपका 1 बीघा। मेरी बात समझ गए? अगर 20 क्या लंबाई है, 20 क्या है चौड़ाई है जरीब की, तो वो एक वर्ग बनेगा और वर्ग क्या कहलाता था आपका? 1 बीघा कहलाता था। क्लियर? और कुल मिलाकर के जब 120 जो बीघा जमीन होती थी वो कहलाता था आपका चावर। क्या कहलाता था? चावर। तो आपसे कहा जाए भी चावर क्या है, तो आप कह सकते हो भूमि है। 120 बीघा को क्या कहते हैं? चावर कहा जाता था। क्लियर? तो ये हो गया इनका जरीब या मापक इकाई कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें शिवाजी के इसके विषय में। अगला नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा इनके विषय में कि भाई कर की मात्रा कितनी थी। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि शिवाजी के समय कर की मात्रा क्या थी। इसको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता भी है। ठीक है। आप चाहो तो इसको डाल सकते हो इंपॉर्टेंट, वैसे सब कुछ ही महत्वपूर्ण है, ये क्या है ना। तो कर की मात्रा क्या थी, तो देखो शिवाजी ने प्रारंभ में जो कर की मात्रा रखी थी 1/3 रखी थी, यानी कि कहा जाए तो कितना हो गया? 33%। मेरी बात समझ गए? शिवाजी द्वारा प्रारंभ में कर की मात्रा कितनी रखी गई थी? 1/3, यानी कि 33% मान लीजिए। ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने कर की मात्रा को बढ़ा दिया। बाद में क्या करा? बढ़ा दिया गया और बाद में कर दिया 2/5। 2/5 यानी कि हो गया आपका 40%। ठीक है। तो ये प्रश्न आ चुका है कई बार कि शिवाजी, एक बार पीसीएस में आया हुआ भी है कि शिवाजी ने कर लिया था। ठीक है। तो उसमें पूछा हुआ था कितना, तो उसमें 2 ऑप्शन थे आपके, 33% या 40%। एक बना दिया 33%, 50%, इस प्रकार से 33% और 40%। अच्छा, बाद में बढ़ाया क्यों था, तो मैं बता दूं शिवाजी ने क्या करा था, जो क्षेत्रीय चुंगी वगैरह थी, क्षेत्रीय टैक्स जो लेते थे, वो स्थानीय कर जो थे उन सबको समाप्त कर दिया था। और उनको समाप्त करने के कारण उन्होंने 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 40 कर दिया था, यानी कि 1/3 हटा करके फिर 2/5 करा था। क्लियर? तो ये हो गया कर की मात्रा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब भाई कर की मात्रा तो हो गई, अब बात आती है कर को कैसे दिया जाता था। तो कर चुकाना, है ना, कर चुकाने का माध्यम। मेरी बात समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर जो कर किसान देते थे वो किस प्रकार से देते थे, किस रूप में देते थे। तो उनके पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो वो क्या करें उस कर को नकद दे दें, नकद दें, और दूसरा क्या था, उपज के रूप में दें, उपज के रूप में। मतलब क्या भाई, जैसे मान लो उनकी फसल का, मान लो जैसे कि उनकी टोटल फसल की कीमत 1000 रुपये बनी, मान लीजिए टोटल फसल की कीमत 1000 रुपये बनी। अब 1000 रुपये का आप सीधी सी बात है 40%, 400 रुपये, तो 400 रुपये किसको देंगे? वो शासक को, या तो 400 रुपये दे दो। अगर वो नगद नहीं देना चाह रहा है तो उपज मान लो उसके कितना हुआ, उसका मान लो आपका 1000 या 100 कुंटल मान लो उसकी पैदावार हुई गेहूं की, जिसकी बात समझना चाहो, 100 कुंटल पैदावार हुई। तो इस 100 कुंटल में से, है ना, 40 कुंतल क्या करेगा, ये 33 कुंतल क्या देगा, वो शासक को दे देगा। तो वो उपज के रूप में हो गया 1/3 या 40% जो भी देना था। तो 2 माध्यम थे, या तो वो नकद रूप में दे या तो वो उपज के रूप में देते। ठीक है। तो वो क्या था, उसका कर चुकाने का माध्यम था। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है। तो आप उसमें 2 एरो बना के लिख दो, कर चुकाने के माध्यम क्या थे, 2 थे, वो कौन कौन से थे वो आपने समझ लिए। क्लियर?
तो ये हुआ। अब इनकी बहुराज व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके सामने आने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कर की मात्रा को समझने के बाद अब एक दूसरा, अब देखो इनकी आय के प्रमुख स्रोत तो भू राजस्व था ही, लेकिन इसके अलावा इनकी आय का अन्य स्रोत भी था। तो आप लिखोगे आय के, इसी में चल रहा है हेडिंग, आय के अन्य स्रोत। तो इनकी आय के अन्य स्रोत दो थे। एक तो था आपका क्या कहते हैं चौथ, इसमें मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं इसको आगे चल के बताऊंगा। एक चौथ था और एक था आपका सरदेशमुखी, एक चौथ और एक सरदेशमुखी। अब बात आती है भी आखिर चौथ क्या है। ठीक है, आप इसके नाम से लग रहा होगा चौथ का मतलब हो गया चौथा, नाम से लग रहा है चौथ का मतलब चौथा। अब भाई चौथा किसका, तो मैं आपको समझाऊं, पहले समझ फिर लिखवा दूंगा, पहले समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चौथ का मतलब हो गया चौथा, सीधी सी बात। चौथा क्या, तो चौथा मतलब ये हुआ, जैसे मान लो शिवाजी जो हुआ करते थे, शिवाजी मराठा राज्य के आसपास में जो भी क्षेत्र थे, मतलब उनके पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, उन पड़ोसी राज्यों से चौथ और सरदेशमुखी नामक दोनों कर प्राप्त किए जाते थे। क्लियर, तो मैं पहले चौथ को डिस्कस करता हूं, उसके बाद आपसे सरदेशमुखी डिस्कस करूंगा। तो पहली बात, चौथ से मतलब सीधा समझ में आ रहा है चौथा, अर्थात मतलब जो शिवाजी के राज्य के आसपास पड़ोसी राज्य हुआ करते थे या मुगलों के जो क्षेत्र थे उनके आसपास में, ठीक है, उनकी संपूर्ण आय का, महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनकी संपूर्ण टोटल इनकम, उनकी संपूर्ण आय का 1/4 भाग जो शिवाजी लिया करते थे वो कहलाता था आपका चौथ। ठीक है, तो आप पहला फैक्ट लिखोगे चौथ से मतलब चौथा। दूसरा आप लिखोगे किससे लिया जाता था, आप लिखोगे पड़ोसी राज्यों से लिया जाता। ठीक है, अभी दूसरा फैक्ट लिखो कितना, या लिख दो आप मात्रा, कितनी मात्रा थी इसकी, तो आप लिखोगे राज्य की संपूर्ण आय का 1/4 भाग। जो राज्य होता था उसकी टोटल जो आय होती थी उसका 1/4 भाग क्या होता था, चौथ होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, ये हो गया। नेक्स्ट लिखोगे कारण, भाई क्यों दिया करते थे पड़ोसी राज्य, आखिर शिवाजी को क्यों देंगे वो, है ना, क्या मतलब है, दूसरा राज्य अलग है वो राज्य अलग है, तो शिवाजी को वो क्यों देने बैठे टैक्स, क्यों दें वो चौथ, तो कारण ये था। आप लिखोगे कारण में डैश दे करके, शिवाजी के आक्रमण तथा मराठों द्वारा की जाने वाली लूटपाट से बचने के लिए। क्लियर, तो कारण क्या था, शिवाजी के आक्रमण तथा मराठों द्वारा की जाने वाली लूटपाट से बचने के लिए वो क्या देते थे, आपका चौथ दिया करते थे। और चौथ क्या था, किसी भी राज्य की संपूर्ण ओवरऑल आय का 1/4 भाग चौथ हुआ करता था। क्लियर, तो ये हो गया चौथ। अब बात करते हैं हम सरदेशमुखी की, कि आखिर सरदेशमुखी क्या था। सरदेशमुखी को आप याद ऐसे रख लेना, यहाँ पर देश से मतलब 10 याद रखो, तो ये जो होता था कितना होता था, है ना, ये कितना 10वां भाग होता था, कितना भाग, 10वां भाग। लेकिन किसका 10वां भाग मैं बताऊंगा, पहले आप इस पहला फैक्ट ये लिखो कि सरदेशमुखी भी पड़ोसी राज्यों से प्राप्त किया जाता था। सरदेशमुखी भी पड़ोसी राज्यों से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे इसमें मात्रा, कितनी मात्रा थी इसकी, तो देखो समझना मेरी बात को, चौथ में क्या था, संपूर्ण इनकम, संपूर्ण मतलब आय, उसका मतलब ये हो गया भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय, व्यापार से प्राप्त होने वाली आय, अन्य विभिन्न प्रकार की चुंगी जो भी लगते थे मेलों वगैरह पर, स्थानीय कर, उन सब से प्राप्त होने वाली आय का टोटल इनकम का 1/4 भाग था। लेकिन सरदेशमुखी में टोटल इनकम नहीं थी, सरदेशमुखी में क्या था, भू राजस्व, मतलब केवल भूमि के राजस्व से प्राप्त होने वाली आय, किसानों से मिलता था वो। तो यहाँ पर है आपका मात्रा का मतलब भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय का 1/10वां भाग। अंतर है दोनों में, यहाँ संपूर्ण आय और यहाँ पर केवल भू राजस्व से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय का, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय का 1/10वां भाग। क्लियर, तो यहाँ पर केवल भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय की हम बात कर रहे हैं। क्लियर, दूसरा वही नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, कारण क्या था, कि आखिर पड़ोसी राज्य शिवाजी को क्यों दिया करते थे, है ना, उसका कारण क्या था। तो अब कारण में मैं समझा दूं, फिर आप लिख लेना। कारण ये था कि शिवाजी जो थे अपने आप को पुश्तैनी समझते हैं, मतलब वंश,
हमारे जैसे शिवाजी के पिताजी के दादा, दादाजी के दादा, उसके उस प्रकार से मतलब पुश्तैनी लगातार। तो शिवाजी कहते थे कि हम पुश्तैनी सरदेशमुख हैं। सरदेशमुख मतलब हो गया जमींदार, तो पुश्तैनी क्या है, सरदेशमुख है, जमींदार हैं, इसलिए हमें जो है क्या कहते हैं आपका सरदेशमुख कर लेने का अधिकार है। समझ गए? अर्थात जमींदार, पहले जमींदार क्या हुआ करते थे, जमींदार कहते किसान से टैक्स वसूलता था और वो जाकर किसको देता था, शासक को। तो जमींदार का जो खर्चा होता टैक्स वसूलने में, कर्मचारी लगाता था, तो वो टैक्स वसूलने के बदले किसान से, है ना, टोटल जैसे 100 रुपये किसी जमींदार ने वसूले, ठीक है, अब 100 रुपये उसने वसूले, अब वो 100 रुपये किसको देगा जा करके, शासक वर्ग को। लेकिन जमींदार बीच में था, तो भाई वो कुछ कार्य कर रहा है तो वो भी तो उसमें कुछ भाग लेगा नहीं लेगा, तो 10%, 5%, 20% जो भी होता था 100 रुपये में से वो अपने पास रखता था और बाकी किसको दे देता जा करके, शासक को या अधिकारियों को, जो राज्य सरकार के अधिकारी होते थे, तो उसको बीच का भाग उसे मिल जाता था। तो वो यही कहते थे कि भाई हम पुश्तैनी सरदेशमुख हैं तो हमारा कुछ भाग बनता है ना, तो वो भू राजस्व का 1/10 भाग लिया करते थे, तो वो हो गया आपका सरदेशमुखी। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर? ठीक है, तो बच्चा ये हुआ हमारा इनका राज्य व्यवस्था। एक फैक्ट और आप लिख लेना, ये हो गया हमारा इनका, ये चौथे सरदेशमुखी हो गए। नेक्स्ट आप लिख लेना, एक शब्द आता है मोकासा। मोकासा क्या था, तो मोकासा जो जमींदार जो मतलब जागीर होती थी, जागीर, जागीर मतलब भूमि वगैरह, जागीर को मोसाका कहते थे। लिख देना आप, मोसाका डैश जागीर को कहा जाता था। ठीक है, क्या, मोकासा। क्लियर? तो ये हो गया शिवाजी की राजस्व व्यवस्था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शिवाजी की सैन्य व्यवस्था। अब आपकी हेडिंग है सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था की हम शिवाजी की बात करने जा रहे हैं, शिवाजी की सैन्य व्यवस्था। क्लियर? तो देखो शिवाजी की सैन्य व्यवस्था को सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकार। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था के प्रकार क्या थे? तो बच्चा इनके सामान्यतः 3 प्रकार थे। एक थी इनकी पैदल सेना, एक क्या थी, पैदल सेना। एक थी इनकी घोड़सवार सेना, घोड़सवार सेना, पैदल सेना, एक घोड़सवार सेना, और एक थी इनकी नौसेना। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई यहाँ तक बात? इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात दूसरी समझना, जो पैदल सेना होती थी उसे पाइक कहा जाता था। कहते थे पाइक, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पाइक वर्ड। और जो घुड़सवार थी उसे कहते पागा, पागा। ये कई बार पूछा जा चुका है कि मराठा राज्य में पागा का संबंध था, किससे, घुड़सवार सेना से। पूछेगा पाइक मराठा राज्य में किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, पैदल सेना से। क्लियर? तो अब हमें 3 प्रकार को पढ़ना है, तो शुरुआत करते हैं हम पैदल सेना से सबसे पहले। क्लियर? तो डाल दो आप हेडिंग सबसे पहले प्रकार में पैदल सेना। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप डाल दो हेडिंग पैदल सेना। पैदल सेना, अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका, पाइक। पैदल सेना को पाइक भी कहा जाता था। क्लियर? तो देखो इसमें आपको एक क्रम समझना है, निचले स्तर से लेकर के एक उच्च स्तर तक का क्रम आता है अधिकारियों का, जो है ना, वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। ठीक है, तो सबसे निचले स्तर पर जो अधिकारी था पैदल सेना में, वो कहलाता था आपका नायक। क्या कहलाता था आपका, नायक। तो सबसे निचले स्तर का अधिकारी कौन था, पैदल सेना का नायक। नायक के ऊपर एक अधिकारी होता था, वो कहलाता था हवलदार। हवलदार के ऊपर फिर एक अधिकारी होता था, वो कहलाता था आपका जुमलादार। बस आपको इसी तरह से क्रम याद करना है और जबरदस्त यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन अधिकारी क्रम भी लगवाता है। जुमलादार, जुमलादार के ऊपर जो अधिकारी हुआ करता था वो कहलाता था आपका एक हजारी। एक हजारी, एक हजारी के ऊपर होता था सप्तहजारी, सप्तहजारी, और इन सब के ऊपर होता था आपका सर ए नौबत। ठीक है, ये क्रम आपको याद है, कुल मिलाकर के 6 क्रम बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे नीचे नायक नामक अधिकारी होता था, उसके ऊपर कौन होता था, हवलदार, उसके ऊपर जुमलादार, उसके ऊपर एक हजारी, उसके ऊपर सप्तहजारी, सबसे ऊपर कौन था, सरे नौबत। क्लियर? अब देखो मेरी बात समझना, जो नायक होता था, नायक के अधीन कुल मिलाकर के 9 सैनिक हुआ करते थे। 9 सैनिक। सैनिक को पाइक भी कहते थे, ये ऊपर लिखा है वही पाइक, है ना, पाइक कहलाता था।
एक सैनिक को पाइक कहा जाता था और पैदल सेना को पाइक कहते थे। ठीक है, तो यानी कि 9 सैनिक अथवा 9 पाइक, 9 सैनिकों पर अथवा 9 पाइक पर एक अधिकारी होता था जिसका नाम होता था नायक। क्लियर। दूसरी बात यहां पर समझना मेरी बात को, 10 नायक, कितने नायक? 10 नायक, 10 नायक पर एक अधिकारी होता था और वो कहलाता था आपका हवलदार। ठीक है, नेक्स्ट समझना मेरी बात को फिर से आप, यहां पर जुमलादार पर 3 हवलदार, 3 हवलदार पर एक कौन होता था? जुमलादार होता था। 3 हवलदार पर एक ऊपर कौन था? जुमलादार। और फिर नेक्स्ट समझना आप मेरी बात को, 10 जुमलादार पर एक अधिकारी होता था और वो कहलाता था आपका एक हजारी। ठीक है, इस प्रकार से क्रम बनता है। फिर 7 पर हो जाएगा सप्तहजारी, उस प्रकार से सारे नौबत। सारे नौबत क्या था? सारे नौबत था बच्चा सर्वोच्च अधिकारी। ये क्या था? पैदल सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, जो सर्वोच्च क्या कहलाता था आपका? सारे नौबत कहलाता था। ठीक है, तो इस क्रम को आपको बिल्कुल इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि बार बार ये क्रम लगवाए जाते हैं। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन बड़ा अधिकारी था? नायक, हवलदार, जुमलादार, एक ऑप्शन कुछ और बना देगा या हजारी दे देगा, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई हजारी बड़ा अधिकारी था, है ना। पूछेगा 2 ऑप्शन दिए भाई हवलदार, जुमलादार वगैरह में से कौन बड़ा था, तो कुछ भी दे दे, आपको बना के क्रम को याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया उनका पैदल सेना। ठीक है, अब आप डालेंगे हेडिंग घुड़सवार सेना। अब आपकी हेडिंग क्या है? घुड़सवार सेना। घुड़सवार सेना को क्या कहते हैं? पागा। मैंने आपको बताया क्या कहते हैं? पागा कहते थे। ठीक है, अब इसका क्रम समझना। इसमें भी शुरुआत होती है, इसमें जो निचले स्तर का अधिकारी था, इसमें शुरुआत किससे होती है? हवलदार से। इसमें किससे शुरुआत? हवलदार से। इसमें नायक नामक अधिकारी नहीं था। तो पूछेगा नायक अधिकारी किससे संबंधित है शिवाजी की? तो पैदल सेना से। इसमें हवलदार नामक अधिकारी होता था सबसे निचले स्तर पर। हवलदार के ऊपर होता था जुमलादार। कौन था? जुमलादार। जुमलादार के ऊपर होता था एक हजारी। एक हजारी के ऊपर होता पंच हजारी। वहां 7 था, यहाँ पंच है, 5 पंच हजारी। और फिर इसके ऊपर भी एक अधिकारी था, उसका नाम था सरे नौबत। जैसे भान सरे नौबत, उस प्रकार से सरे नौबत, क्योंकि अभी सर्वोच्च अधिकारी तो सरे नौबत था मराठा सेना का, इसलिए कौन है? सरे नौबत। तो हवलदार जो था, अब इसको समझना, ये 25 सैनिकों पर होता था। कितने सैनिकों पर? 25 सैनिकों पर। ठीक है, जुमलादार जो था ये 5 हवलदार पर होता था। एक हजारी जो था भाई ये 10 जुमलादार पर होता था। और 5 हजारी जो था भाई 5 एक हजारी के ऊपर कौन होता था? 5 हजारी। और ये हो गया आपका सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, तो ये हो गया भाई पैदल सेना का क्रम। क्लियर। तो यहां तक समझ में आई बात। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, अब बात करने जा रहे हैं नौसेना की। अब हम तैयार किया हमारे नेक्स्ट नौसेना। ठीक है, नौसेना को डिस्कस करते हैं, आखिर नौसेना की कहानी क्या थी। क्लियर। नौसेना हेडिंग डालें, नौसेना की डाल दो हेडिंग नौसेना। कुछ नहीं है, चलो मैं वीडियो ऊपर शूट कर रहे हैं ना, तो एक छोटे छोटे बंदर हैं चुकले उनके ना, वो आ गए हैं। चलो खैर, तो डालते हैं हम नौसेना। ठीक है, नौसेना की बात करें तो बताया था शिवाजी के सेना के सामान्यतः 3 अंग थे। एक आपकी पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी और आपकी नौसेना। भाई नौसेना की हम बात करने जा रहे हैं, तो नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या था? नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, तो इसका सर क्या? सरखेल कहलाता था। सरखेल, सरखेल, है ना। इस तरह घूर के देख रहे हैं, ये सब पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। अब भाई तुम्हें नहीं पता ये पढ़ाई चल रही है क्या नहीं? अब इनको नहीं पता ना इस बारे में। चलो खैर अपना काम करते हैं। तो सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सरखेल हुआ करता था। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सरखेल, है ना, किस सरखेल का संबंध है? तो किससे? नौसेना का। सरखेल कौन था? सरखेल नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। क्लियर। इसमें क्रम नहीं है, बस आपको सरखेल याद रखना है। इसमें आपको प्रमुख केंद्र याद रखने हैं। भाई इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे नौसेना के शिवाजी के? तो समानता हमें 3 केंद्र याद रखें, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
एक था आपका इनका कोलावा, एक था आपका इनका कल्याण, और तीसरा था आपका भिवंडी। भिवंडी, बस कोलावा को आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। मुख्य जो केंद्र था नौसेना का, है ना, वो क्या था, कोलावा था, है ना। तो ये इनकी नौसेना का मुख्य केंद्र क्या था, कोलावा। डैश के लिख देंगे आप इसके आगे, नौसेना का मुख्य केंद्र कोलावा था। ये कहाँ पर है, ये सब मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये तो आपको पता ही है, क्लियर। तो ये हो गया इनका नौसेना, और इसके अलावा नौसेना से कुछ नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा आपसे ये सरखेल पूछा जाएगा या कोलावा, बस ये दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, क्लियर। नेक्स्ट ये हो गए 3 प्रकार उनकी सेना के। अब 2-4 फैक्ट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिख लेना। ये प्रकार खत्म हो गए, की पॉइंट बना के लिख दो, या अन्य या महत्वपूर्ण वो क्या लिखते हो आप, नोट बना के लिखते हो, वो 2-4 पॉइंट लिख लो। पहला फैक्ट लिखो आप, शिवाजी की सेना में हिंदू तथा मुस्लिम, शिवाजी की सेना में हिंदू तथा मुस्लिम सभी को भर्ती किया गया था। कहने का मतलब ये है भाई कि ऐसा नहीं केवल हिंदू इनकी सेना में हुआ करते थे, भाई मुस्लिम भी इनकी सेना में हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, मुसलमानों को, है ना, शिवाजी की सेना में उच्च पद, मतलब बड़े बड़े पद भी दिए जाते थे, तो उच्च पद दिए जाते थे, क्लियर। नेक्स्ट फैक्ट लिखो आप, तीसरा लिखो आप, शिवाजी की सेना में किसी भी सैनिक को, शिवाजी की सेना में किसी भी सैनिक को अपने साथ परिवार को साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब समझ गए, जैसे युद्ध अभियान हुआ, अब भाई युद्ध अभियान कई बार कई महीने चलता था, 2, 4, 6 महीने, कई बार तो 1-1 साल तक घेरा डाले रहते थे वो लोग कहीं किले पर जा करके ना। तो अब सेना जो सैनिक हुआ करते क्या करते, अपने साथ परिवार को ले जाते थे, अपनी पत्नी को ले गए, बच्चे को ले गए, कुछ अब माता पिता नहीं है सहारा, तो माता पिता को ले गए। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं सेना का बोझ बढ़ जाता था, और दिक्कत ये आती थी कि परिवार की सेफ्टी करेगा, है ना, जो सैनिक गया है, या राज्य की तरफ से लड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इन्होंने आदेश जारी करा कि कोई भी सैनिक युद्ध के दौरान, है ना, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के साथ में नहीं जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट फैक्ट लिखो आप, अगला पॉइंट लिखो, एक और लिखो, शिवाजी ने अपनी सेना को सख्त आदेश दिया था कि वह किसानों बच्चों तथा महिलाओं, है ना, को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसके विपरीत मुगल थे, जब जयसिंह के समय अटैक हुआ था 1665 में, है ना, पुनर्नगर संधि मैंने आपको बताई थी तब, तो उन लोगों ने क्या कहा था, मुगल सेना ने आकर के किसानों के खेतों को लूटा था, उनकी फसलों में आग लगा दी थी। तो इस प्रकार के कार्य नहीं करे जाएंगे। आप कहीं पर भी जाओ, अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य में अटैक करने जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, लेकिन आप किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को कोई भी किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया बच्चा इनका सैन्य प्रशासन या सैन्य व्यवस्था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम न्याय प्रशासन, या आप लिख सकते हैं न्याय व्यवस्था, जो भी आप लिखना चाहो लिख दीजिएगा, न्याय व्यवस्था, क्लियर। तो देखो मैं थोड़ा समझा दूँ यहाँ पर, उसके बाद लिखा देता हूँ आपको न्याय व्यवस्था में क्या था। तो देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये बात कि भाई सर्वोच्च अधिकारी अगर कोई था राज्य में तो वो था छत्रपति यानी कि राजा, यानी कि शिवाजी, क्लियर। तो सर्वोच्च अधिकारी, अब वो किसी भी क्षेत्र में हो, यानी कि न्याय की अगर बात करें तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, वो शिवाजी ही थे, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायाधिकारी या सर्वोच्च न्यायालय लिख दीजिए आप, कुछ सर्वोच्च न्यायालय लिखो, सर्वोच्च न्यायालय, तो उसका नाम भी बता रहा हूं आपको, उसका सर्वोच्च न्यायालय का नाम था हुजूर मजलिस। तो ये क्या था, हुजूर मजलिस क्या था, तो आप याद रखना, हुजूर मजलिस था शिवाजी का न्यायालय, क्या कहलाता, हुजूर मजलिस कहलाता था। और ये किसके अधीन होता था, शिवाजी के। यानी कि भाई राज्य में अगर कुछ भी हो रहा है, अगर किसी को कोई भी अपील करनी है, सर्वोच्च अधिकारी कौन था, शिवाजी ही थे, और उनका जो न्यायालय था क्या कहलाता, हुजूर मजलिस कहलाता था, क्लियर। इनके बाद जो स्थान आता था, नेक्स्ट स्थान आता था, वो आता था आपका न्यायाधीश का। याद है मैंने आपको बताया था, न्यायाधीश अष्टप्रधान बताए थे, अष्टप्रधान में एक न्यायाधीश नामक अधिकारी बताया था, तो वो उसका क्रम आता था, क्लियर, न्यायाधीश, क्लियर, समझ गए मेरी बात को। अच्छा मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको पाटिल पढ़ाया था,
ग्राम स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था पाटिल, उसके ऊपर एक कारकुन पढ़ाया था। ठीक है, तो भाई ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतें जो होती थी वो भी न्याय करती थी, और उसमें जो सर्वोच्च न्याय का अधिकारी होता था वो पाटिल हुआ करता था। पाटिल एक ऐसा अधिकारी है जो राजस्व संबंधी कार्य भी करता था, न्यायिक संबंधी कार्य भी करता था, और छोटे मोटे जो भी कार्य थे वो ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक कार्य करता था, है ना। तो आप पाटिल को या पटेल को विशेष रूप से याद रखना कि भाई पटेल या पाटिल जो होता था वो ग्रामीण स्तर पर राजस्व के कार्य, न्यायिक संबंधी कार्य और अन्य विभिन्न कार्य करता था। उसी प्रकार से कारकुन जो अधिकारी था वो भी न्यायिक कार्य करता था और अपने स्तर पर राजस्व से संबंधित अधिकारी राजस्व से संबंधित कार्य भी किया करता था। मेरी बात समझ गए ना। तो ये हो गया आपका न्याय व्यवस्था, न्याय प्रशासन। एक फैक्ट अपना और लिख देना चाहो तो आप इसमें नेक्स्ट, शिवाजी को, है ना, मैं बता दूं क्या लिखवाना चाह रहा हूँ। मैं लिखवाने जा रहा हूँ जब शिवाजी न्याय करते थे तो उनको ये न्यायाधीश और पंडित राव, मैं बताया था ना आपको, पंडित राव धार्मिक मामलों पर सलाह दिया करता था शिवाजी को। इन दोनों अधिकारियों की सलाह से शिवाजी निर्णय लिया करते थे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, शिवाजी को न्यायाधीश तथा पंडित राव न्याय देने में सहायता करते थे। क्लियर। तो ये हो गया इनका न्याय व्यवस्था, और इसके ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अब आपको लिखना है धार्मिक नीति। धार्मिक नीति हेडिंग आपकी शिवाजी की धार्मिक नीति। भाई धार्मिक नीति क्या थी शिवाजी की, हमें वो समझना है। क्लियर। तो देखो भाई, शिवाजी की धार्मिक नीति जो थी, है ना, वो किसी के साथ विवादात्मक नहीं थी, मतलब किसी मतभेद नहीं थे। जैसे जो सम्मान हिंदू धर्म को था, जितना वो हिंदू धर्म को, मतलब किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति स्वीकार करने वाले व्यक्ति नहीं उसका कोई अपमान नहीं करते थे, उसको हानि पहुंचाते थे, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति को वो किसी प्रकार की हानि अथवा उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे, जो लिख दो इनके लिए, सभी धर्म या सभी धर्मों के प्रति समान नीति अपनाई। ऐसा नहीं था कभी एक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, को हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप दूसरा, जो भी है आपका दूसरा तीसरा, मुस्लिमों की मस्जिदों को, जो मस्जिद हुआ करती थी, को हानि नहीं पहुंचाई। वरना मुस्लिम शासकों ने तो हमेशा हिंदुओं के मंदिर जो हुआ करते हैं उनको तोड़ा है ना, लेकिन यहाँ पर शिवाजी ने ऐसा कुछ नहीं करा था। तीसरा फैक्ट लिखो आप, कुरान शरीफ का सम्मान करते थे, मतलब उसको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई थी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, धार्मिक मामलों में पंडित राव की सहायता लिया करते थे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मैं आपको बता दूं क्या है। एक व्यक्ति है खाफी खान, या इसका नाम खाफी खान या खाफी खान। इसकी पुस्तक का नाम है मुंतखब उल लुबाब। कभी आप आधुनिक भारत में आपको पढ़ाऊंगा, आधुनिक भारत में पढ़िए रहे यार, मध्यकालीन भारत का टॉपिक है। वैसे ये याद आया तो उसके बारे में बता दूं, मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब पुस्तक है किसकी, खाफी खान की। तो इस पुस्तक में मुंतखब उल लुबाब में खाफी खान जो था ये औरंगजेब के समय की बात थी। किसके समय था ये, औरंगजेब के समय खाफी खान था। तो खाफी खान जो था औरंगजेब का बहुत बड़ा आलोचक था। इसने बहुत ज़्यादा आलोचना की है औरंगजेब की, विशेष रूप से उसकी धार्मिक नीतियों की आलोचना की थी। और खाफी खान आलोचक था शिवाजी का भी, लेकिन खाफी खान ने शिवाजी की एक बात की तारीफ की थी, और वो तारीफ की थी इनकी धार्मिक नीति की। तो उसने कहा था कि भाई शिवाजी की धार्मिक नीति क्या है, निसंदेह बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरी बात समझ गए ना। तो नेक्स्ट वन लेंगे आप, खाफी खान, है ना, खाफी खान भी शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा करता है। खाफी खान भी शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा करता है। क्लियर। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट टॉपिक शिवाजी का प्रशासन। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिवाजी के उत्तराधिकारी, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका शिवाजी के उत्तराधिकारी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, धन्यवाद।